हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल लेट्स लर्न विद कवि। तो आज हम लोग नाउन्स को केसेस के बेसिस पे कैटेगराइज करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि नाउन्स को काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बेसिस पे कैसे हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जल्दी से पहले इस वीडियो को देखकर आओ, फिर इस वीडियो पे वापस आके इस वीडियो को पूरा देखो सो दैट आपका नाउन आज कंप्लीट हो जाए। फाइनली हम लोग बहुत सारी सीरीज में नाउन को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको सारे वीडियोज वो सारे देखने हैं तो मेरे चैनल को जरूर विजिट करो एंड सारे वीडियोज को ना बेसिक लेवल से आई एम टीचिंग, so understand the concept from the basic level. आपके लिए it will be easier in future. So without any wastage of time, let's begin today's video. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में यही आ रहा होगा कि केसेस क्या होता है। जैसा कि हमने पढ़ा है हिंदी में एक टॉपिक कारक, जरूर पढ़ा है, हमें पता है कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो उसी को हम लोग इंग्लिश में केसेस कहते हैं। ओके, हिंदी में हमारे 8 होते हैं कारक और इंग्लिश में हमारे 4 होते हैं। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस एंड पॉजेसिव केस। तो चलिए एक एक करके सारे केसेस को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। नंबर 1, नॉमिनेटिव केस। जब नाउन को ना हम लोग एक सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के रूप में जब नाउन यूज होता है तब वहां पे नॉमिनेटिव केस आता है। तब वहां पे हम लोग नाउन को नॉमिनेटिव केस में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मधु प्रिपेयर्स टी। ठीक है, ये एक सेंटेंस है, मधु प्रिपेयर्स टी। तो इसमें मधु क्या है, एक नाम है, तो एक नाम का मतलब क्या हुआ कि ये एक नाउन हो गया। किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। नाउन की वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन से जरूर जाकर देख लो। और मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट इट्स जस्ट फॉर योर बेनिफिट। एनीवेज, नाउन होता है तो यहाँ पर हमें पता है कि मधु क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर नाउन किस रूप में आया हुआ है, नॉमिनेटिव केस में आया हुआ है। ऐसा नहीं होता है कि सब्जेक्ट ऑलवेज स्टेज इन द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस। सब्जेक्ट एंड में भी आ सकता है। जब हम लोग पैसिव वॉइस करते हैं तो वी नो दैट कि सब्जेक्ट एंड में भी जाता है। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये सब बहुत बाद की टॉपिक्स हैं, हम लोग जरूर कवर करेंगे। पहले हम लोग सारी के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लेते हैं, देन वी विल गो टू टेंसेस, वॉइस एंड अदर थिंग्स इन ग्रामर। सो तो सब्जेक्ट एंडिंग में भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सेंटेंस का मैंने पैसिव वॉइस में अगर मैंने कर दिया तो हो जाएगा द टी इज प्रिपेयर्ड बाय मधु। टी इज प्रिपेयर्ड बाय मधु। तो यहाँ पे मधु सब्जेक्ट की पोजीशन से उठ के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे कैसे चली जाती है, क्योंकि मैंने पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट किया एक्टिव से तो सब्जेक्ट पे पोजीशन पे जो भी रहता है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे जाता है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे जो भी रहता है वो सब्जेक्ट की पोजीशन पे जाता है। सो यहाँ पर नॉमिनेटिव केस नहीं बदलेगा, यहाँ पे मधु ही रहेगी नॉमिनेटिव केस में। अब हम लोग दूसरा केस समझते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव केस। When noun is used as an object of the verb, जब नाउन को हम लोग एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं ना एक सेंटेंस में, तो हम लोग नॉमिनेट वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस बैठाते हैं। जब हम लोग नाउन को ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर यूज करते हैं तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस होता है। एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानना है, बहुत दिन हो गया इस टॉपिक पे मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, बट इसके बाद का ही वीडियो होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर कि हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे यहाँ पे जो भी नाउन बैठेगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही लव्स स्वीट। तो यहाँ पे ही लव्स स्वीट्स, तो यहाँ पे स्वीट्स जो वर्ड है ना वो एक नेम है। तो ये नेम क्या एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर बैठा हुआ है। ओके, सब्जेक्ट ही है और ऑब्जेक्ट क्या है, स्वीट्स है। सो स्वीट्स यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। एक और एग्जाम्पल, ही इज टीचिंग द बॉयज। तो यहाँ पे द बॉयज जो है ना, ऐसा मत समझिएगा कि ऑब्जेक्ट हमेशा एंड में आता है, सब्जेक्ट हमेशा बिगनिंग में आता है। नो, यहाँ पे द बॉयज ऑब्जेक्टिव केस में है। एक चीज मैं बताना भूल गई, नॉमिनेटिव केस को हम लोग हिंदी में कर्ता कारक बोलते हैं और ऑब्जेक्टिव केस को हिंदी में कर्म कारक बोलते हैं। अब जो तीसरा पढ़ने वाले हैं हम लोग वोकेटिव केस, उसको हम लोग संबोधन कारक कहते हैं हिंदी में। तो वोकेटिव केस क्या होता है, जब नाउन को हम लोग किसी को एड्रेस करने के लिए या किसी चीज के लिए एड्रेस करने के लिए यूज करते हैं तब वहां पर हमारा वोकेटिव केस आता है। और जब आप ये वाला एग्जाम्पल सुनेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे बोलने का जो टोन है ना वो भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, रोहित स्टैंड अप। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको जरूर लग रहा होगा कि ये सब्जेक्टिव केस की तरह ही, सॉरी ये नॉमिनेटिव केस की तरह ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी तो रोहित एक सब्जेक्ट की पोजीशन पे बैठा है। नो, यहाँ पे आप देखो कि रोहित के बाद एक कॉमा बैठा है मैंने। यहाँ पे मैं रोहित को एड्रेस कर रही हूँ। ओके, आई एम एड्रेसिंग रोहित कि रोहित स्टैंड अप। ओके, मदर कैन आई गो आउट। यहाँ पे भी मैं मदर को एड्रेस कर रही हूँ कि मम्मी क्या मैं बाहर जा सकती हूँ। यहाँ पे स्पेशली मेरे बोलने के स्टाइल में भी चेंजेस आ रहा है, लिखने के पैटर्न में भी चेंज आ रहा है। मदर के बाद एक कॉमा देख रहे हैं आप, जबकि नॉमिनेटिव केसेस में ऐसा नहीं होता, वो एक सिंपल सा सेंटेंस होता है, रोहित स्टैंड्स अप।
कैन आई गो आउट मदर, ऐसे करके हम लोग कहते हैं। कम ऑन चिल्ड्रन लेट्स गो, यहाँ पे चिल्ड्रन को एड्रेस किया जा रहा है, वी आर एड्रेसिंग द चिल्ड्रन। कम ऑन चिल्ड्रन लेट्स गो। सो ये हो गया हमारा वोकेटिव केस। लास्ट केस क्या हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज पॉसेसिव केस, जिसको हिंदी में संबंध कारक कहते हैं। ओके, दिस इज द लास्ट कारक ऑफ इंग्लिश, दिस इज द लास्ट केस ऑफ इंग्लिश। इसमें हम लोग नाउन को एज अ पोजेशन या फिर किसी चीज के साथ रिलेशन बताने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही थ्रू अ स्टोन एट द गर्ल्स हेड। तो यहाँ पे गर्ल्स हेड जो है ना, गर्ल्स जो वर्ड है, गर्ल्स के साथ इसका पोजेशन दिखा रहा है। ठीक है, ये जो एपोस्ट्रोफी मैंने लगाया हुआ है और गर्ल्स हेड में बोल रही हूँ, तो मतलब लड़की के सिर पे, लड़की का सिर। एक एग्जाम्पल, दिस इज श्याम्स कार। तो ये कार का मैं बात कर रही हूँ कि ये किसका कार है, श्याम का कार है। श्याम की कार, ये दोनों का पोजीशन में रिलेशनशिप दिखा रही हूँ, दोनों में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे पोजीशन दिख रहा है आपको, रिलेशन दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, श्याम्स क्या हो जाएगा, श्याम्स वर्ड क्या हो जाएगा, पॉसेसिव केस हो जाएगा। ठीक है, अब एक डाउट जरूर आ रहा होगा अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो, समझ रहे हो कि प्लूरल नाउन और पॉसेसिव केस में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि प्लूरल नाउन में हमारे वर्ड होते हैं मेंस, वैसे ही अगर हम लोग पॉसेसिव केस में इसको यूज करेंगे तो मेंस वियर हो जाएगा। यहाँ पे मेन मतलब बहुत सारे मेन, बहुत सारे पुरुषों की बात होगी, पर यहाँ पे अगर मैं मेंस वियर बताऊंगी तो मेन के साथ मैं एक पोजीशन बता रही हूँ, उस चीज का रिलेशन बता रही हूँ। ठीक है, मेन से कैसे रिलेटेड है मेंस वियर। ठीक है, अगर मैं बोलूँ गर्ल्स, यहाँ पे गर्ल्स क्या है, बहुत सारी लड़कियों की बात हो रही है, पर अगर मैं बोलूँ गर्ल्स कॉलेज, तो कॉलेज से गर्ल का रिलेशन हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि ये गर्ल्स के लिए कॉलेज है, बना हुआ है ये। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स का बात नहीं हो रहा है या फिर एक लड़की का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैं गर्ल जो है, गर्ल्स का कॉलेज से रिलेशन पता चल रहा है हमें। काउज, बहुत सारी गाय, और अगर मैं बोलूँ काउज मिल्क, तो यहाँ पे काउ और मिल्क का रिलेशन पता चल रहा है। ओके, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द होल टॉपिक ऑफ नाउन्स। अब इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो समझाऊंगी, एंड देन वी विल स्टार्ट प्रोनाउंस। ओके, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है। अब इट इज टाइम फॉर सम न्यू वर्ड्स। वर्ड नंबर 1, intractable, that means unbearable or stubborn. For example, she is absolutely intractable. Word number 2, rave, talk wildly or rant. For example, he raved at her. So now it's time to tell you a bye-bye, and if you liked my video, do like, share, subscribe, press the bell icon so that whenever I bring something naya, you get notified. Meet you in my next video.